वैसे भी अगर अमेरिका और चीन आमने सामने जाएंगे तो पाकिस्तान की कहीं किसी भी पक्ष में मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल भी बार्गेन के लिए कर रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाल दे कि हमें कुछ और पैसे या कुछ और मदद मिल जाए तो हम फिर चीन के समर्थन में न जाएं, उसमें न्यूट्रल रहें। हालांकि चीन जिस दिन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। चीन का इस समय पाकिस्तान पर पूरी तौर पर कब्जा है। पाकिस्तान की हर पॉलिसी चीन निर्धारित करता है, तो जिस दिन चीन चाहेगा उस दिन पाकिस्तान जो वो चाहेगा वो करेगा। बहरहाल पाकिस्तान जो आज कह रहा है वो सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसको, कि वेस्टर्न ब्लॉक उसको थोड़ा सा और कुछ मदद दे, कुछ और उसको लेवरेज दे, जिससे वो इस मौके का भी थोड़ा सा फायदा उठा सके। इन सब के बीच देवनाथ साहब, जो सवाल जिस पर हम बात कर रहे थे, यहां कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में रिसेशन आ चुका है, ऐसा जानकार मानते हैं। लगातार 2 क्वार्टर में वहां पर गिरावट देखने को मिली है इकोनॉमी में, और यह माना जा रहा है कि वहां आने वाले दिनों में फाइनेंशियल हालत जो है इकोनॉमी की खराब हो रही है। और माना जाता है कि युद्ध जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए काफी काम आता है, खासतौर पर जो साम्राज्यवादी देश होते हैं, बड़े देश होते हैं उनके लिए। तो क्या ये जो सारी कवायद है हथियार बेचने की तो नहीं है? अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अमेरिका के जितने उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि कहीं पर युद्ध हो जाए, ताकि अमेरिका जो है अपने यहाँ जो हवाई जहाज, टैंक, तोप, गोला बारूद, रसद बना रहा है, उनकी पूरी दुनिया में बहुत बिक्री हो। जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है तब से अमेरिका के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो 50% ज्यादा बिकने शुरू हो गए हैं, ना सिर्फ यूक्रेन में वरन दूसरे देशों में भी। बिल्कुल। इसी तरह से अगर ताइवान पर खतरे का बादल मंडराता है तो आसपास के जितने लिटोरल स्टेट हैं जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इन सबको, मलेशिया, इन सबको भी मजबूरी में अमेरिका से अस्त्र शस्त्र खरीदने पड़ेंगे। इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। हमेशा जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए ख़राब होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ देशों के लिए, कुछ उद्योगों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और वो सारे के सारे वो उद्योग हैं जिनका युद्ध से सीधा वास्ता होता है। अमेरिका उनमें प्रमुख है। अगर लड़ाई शुरू होती है तो उसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा वो बाद में देखना होगा, लेकिन अमेरिका में जो बड़े बड़े वेपन जायंट्स हैं जो कि दरअसल अमेरिका की जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, उसको ही प्रभावित करते हैं, वो निश्चित तौर पर फायदे में रहेंगे। पिछले 1 साल में बहुत कष्ट में यूरोप रहा और आगे और स्थिति आती जाएगी रूस और यूक्रेन के युद्ध से, लेकिन अमेरिका की जो वेपन इंडस्ट्री है वो बूम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर और भी अपडेट आपको देते रहेंगे चीन और ताइवान से जुड़ी हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, नैन्सी पेलोसी जो कि ताइवान दौरे पर पहुंची हुई हैं। एक और चीन बौखलाया हुआ है, वहीं ताइवान इन सबसे बेपरवाह नैन्सी पेलोसी का स्वागत कर रहा है और साफ साफ चीन को चिढ़ा रहा है और यह संदेश दे रहा है कि तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अपने कार्यक्रम लगातार कर रहा है और इस बीच चीन समंदर से लेकर आसमान तक चारों तरफ ताइवान के आसपास घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर चीन रुकेगा नहीं, अमेरिका झुकेगा नहीं, तो क्या ताइवान में एक और वॉर शुरू होने वाली है? ताइवान में अगर वॉर होती है तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ेगा? एक और जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से महंगाई की मार झेल रही है, जो सप्लाई चेन है अनाज का वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, एनर्जी सप्लाई जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यूरोप के देश कराह रहे हैं, वहां महंगाई उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है महंगाई। ऐसे में अब क्या दुनिया एक और युद्ध अफोर्ड कर सकती है? इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि अगर चीन और ताइवान के बीच लड़ाई होती है तो क्या ये वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा, तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा? क्योंकि रूस चीन का समर्थन कर रहा है, जिस तरह से चीन ने भी रूस का समर्थन किया था। नॉर्थ कोरिया चीन का सहयोगी है, पाकिस्तान जिसमें अभी अभी खबर आई है कि उसने चीन का समर्थन किया है। ऐसे में क्या दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी और जो लड़ाई है ये आगे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ सकती है? ऐसी भी आशंका कुछ जानकार मानते हैं, लेकिन चीन के इस पूरे पोस्चरिंग को कई जानकार मानते हैं कि वो सिर्फ अपने देशों का, अपने देशवासियों का मोराल हाई रखने के लिए दुनिया में जो सुपर पावर होने का दम भरता है, सिर्फ एक पोस्चरिंग कर रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम अधिवेशन होना है जिसमें तीसरी बार शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुना जा सकता है और इसी वजह से
सवाल ये उठ रहा है कि ये सारी पोस्चरिंग क्या आगे कन्फ्रंटेशन की ओर बढ़ेगी, क्या कोई लड़ाई छिड़ सकती है। कृष्णमोहन, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं ताइवान से। ताइवान बिल्कुल बेपरवाह, बेखौफ नजर आता है। ताइवान के पास इस समय बेखौफ होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चीन बहरहाल आज नहीं तो कल ताइवान को चीन में मिलाने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये चीन की एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है 5 फिंगर्स को यूनाइट करने की, माओ त्से-तुंग ने दी थी। 5 फिंगर्स में एक ताइवान भी आता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। बहरहाल उसमें दुनिया के देशों को लेकर भी, दुनिया के अलग अलग देशों में भी उस मामले में राय बटी हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी राय बटी हुई है। लेकिन ताइवान के पास अपनी आज़ादी बचाने के लिए एक बेखौफ होकर लड़ने की तैयारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चीन के सामने ताइवान की कोई हैसियत नहीं है मिलिटरली अगर देखा जाए। विश्व जनमत क्या ताइवान को निगले जाते हुए देखेगा, और अगर ताइवान को चीन बड़े आसानी से निगल लेता है तो अगला नंबर किसका होगा। मुझे डर है कि अगर ताइवान के मसले पर दुनिया कुछ नहीं बोली और चीन ने ताइवान को निगल लिया तो अगला नंबर भारत का होगा। भारत के कुछ हिस्सों पर चीन जरूर कब्जा करने की कोशिश बिल्कुल कोशिश करेगा, लेकिन भारत ने पहले ही दिखा दिया है। 2 साल पहले जिस तरह से पैंगोंग लेक पर पूरी तरह से गतिरोध हुआ था, भारत ने दिखा दिया था कि उसे चीन हल्के में नहीं ले सकता। ना ही भारत को ताइवान जैसा छोटा देश है, बल्कि पूरी ताकत के साथ, मिरर इमेज के साथ चीन की सेना का सामना कर सकता है और सीमा पर डटा हुआ है।